अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? और रिजवान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और महानूर आप भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं, और हमारे नाज़रीन भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होंगे। एक नई सुबह, एक नया आगाज़ है, एक नए हफ्ते का आगाज़ है। और कल दिन भर हमारे नाजरीन ने पाकिस्तान टेलीविज़न की 59वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी 59वीं सालगिरह मनाई भरपूर अंदाज से। बिल्कुल जनाब। और माशाल्लाह 60वें बरस का आगाज़ हो गया और पहला दिन है, हमारी पहली मुलाकात है। बिल्कुल जनाब। और कल भी आपने जो है तकरीबात देखी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। आज भी हम जो है ज़रा एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि जिस इदारे के साथ हम जुड़े होते हैं, जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, तो साथ में हमारी भी ग्रोथ हो रही होती है, हम भी आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट टेलीविज़न चैनल। और स्टेट टेलीविज़न चैनल पर आज हम आपके साथ मौजूद हैं मॉर्निंग शो में सुबह पाकिस्तान। जो जब हम बात करते हैं सुबह की, तो सुबह पाकिस्तान में हम हमेशा ये बात करते हैं कि हर सुबह हमारे पास एक नया चांस होता है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का, अपनी लाइफ में जो टेंशन है उनको ख़त्म करने का। क्योंकि रिजवान, होता ही है कि जब कोई टेंशन आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारा फोकस जो है ना उसकी तरफ चला जाता है, उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं जाता। और समटाइम्स ऐसा इंसान का जो दिमाग है वो स्ट्रक हो जाता है कि वो एक ही चीज़ पर फोकस किए होता है, बाकी तमाम फैक्टर्स जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास वक्त मिले, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो उसको एक मखसूस टाइम दे ताकि उसके दौरान उसका सोल्यूशन मिले। अदरवाइज तमाम बाकी मैटर्स जो ज़िंदगी के हैं वो मुतासर ना हो, बाकी सेगमेंट्स मुतासर ना हो। सबकी फैमिली है, अपना कारोबार है, अपना काम है, अपनी एजुकेशन है, तो ये तमाम सेगमेंट्स अगर मुतासर होना शुरू हो जाएंगे किसी एक मसले की वजह से, तो फिर मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। तो मसाइल हल करने का बेहतरीन सा तरीका जो बताया गया है, हमारे दीन में भी बताया गया है कि मशवरा कीजिए, और अगर कोई आपसे मशवरा करता है तो मशवरा अमानत है। अगर कोई मशवरा मांगता है तो उसको बेहतरीन मशवरा भी देना चाहिए। बिल्कुल जनाब, और इमानत समझ के देना चाहिए। और समटाइम्स जो है ना, हम क्या करते हैं कि थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं मशवरा देते हुए। ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा लोगों को अपनी जगह पे रख के मशवरा दें। और समटाइम्स तो ऐसा होता है ना रिजवान, जैसे हमसे कोई पूछता है कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कौन सा कलर लूँ, तो फिर हम कहते हैं नहीं ये तो मैंने पहनना है, तो हम सही वाली चीज़ नहीं बताते। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपकी लाइफ भी बेस्ट रहे, लोगों की लाइफ भी बेस्ट रहे। अगर आपके इर्द गिर्द लोग ग्रो कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ग्रोइंग। सो अपने दिन का आगाज अच्छे से कीजिए। कुछ अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो फिर देखिए कि क्या गलत है, कहाँ कुछ चीज़ है एड्रेस करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं। तो और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ताउन और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। बिल्कुल जनाब। और दौरे में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस के मंसूबे, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है बहुत से मंसूबे हैं। इस पर जो है वो MOU साइन की जाएंगी। फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा एविएशन, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इस दौरे की कितनी अहमियत है पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस दौरे की कितनी अहमियत है करंट सिचुएशन में, जब हमारी इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो गई है, पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी और माहिर मुआशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग प्रोग्राम में मौजूद है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और निगरान वज़ीर आज़म पहुँचे हैं यूएई में, COP28 भी है, फिर पाकिस्तान यूएई बरादराना ताल्लुकात हैं, एक तारीख़ है हमारे ताल्लुकात की। दो बरादर मुल्क हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ रहे, ताउन किया, और अब वक्त है पाकिस्तान ने मुआशी गिरदाब से निकलना है। पाकिस्तान ने ताउन की नई जहतों को तलाश करना है। एक तरफ CPEC है, दूसरी जानब पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, ये बहुत अहम दौरा है, उसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। जब कल शाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब जब पहुँचे, तो अब्दुल्ला सुल्तान नईमी जो उनके कानून के वज़ीर हैं, उन्होंने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, और आज इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात होगी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जनाब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से, और जहाँ पे 8 मफाहमत MOU साइन किए जाएंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया, बैंकिंग में, ज़राअत में, एग्रीकल्चर में,
सिविल एविएशन में, फूड सिक्योरिटी पे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात की जो ताल्लुकात हैं ये तारीख़ी ताल्लुकात हैं, क्योंकि जो मैं हर एक सबसे कहता हूँ कि जो मुत्तहदा अरब इमारात और कराची के दरमियान जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 1.5 घंटे की है, जबकि इस्लामाबाद और कराची के दरमियान फ़्लाइट पौने 2 घंटे की है। और जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे हमेशा से काम कर रहे हैं, पर सन 60 की दिहाई में बहुत सी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए थे, तो ये और उस पे हमारे ताल्लुकात ने फ़रोग़ पाया। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे रेगुलर डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि 17 से 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, पर इन मफाहमात के बाद पाकिस्तान का जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें इक़्तिसादी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। सही। फैसल, अगर हम इस हवाले से बात करें, हमने बहुत सी जो सेक्टर्स हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाली। आपने भी बताया कि इससे बायलैटरल रिलेशंस जो है पाकिस्तान के मजबूत होंगे, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस के साथ एक जो खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर क्या जो पॉजिटिव असरात इसके मुरतब होंगे? देखिए जी, खित्ता अभी पूरे इस खत्ते में थोड़ा सा टर्मोइल है, फ़लस्तीन में भी है, और थोड़ा सा अगर थोड़ा खत्ते से बाहर चले जाएं, यूक्रेन में भी है, कश्मीर में भी हालात इतने साजगार नहीं है, अफ़गानिस्तान में भी चीज़ें अनसेटल्ड हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सफारती प्लेटफॉर्म में सारे ममालिक अपनी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट करें, तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा मौका होगा। और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है COP28, जहाँ पे 136 ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे प्लानट को, हमारी दुनिया को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आ रहा है वो बेसिकली माहौलियात का है। तो उससे पहले दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात बहुत अहम है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो इकोनॉमिक कंटेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बाहमी तिजारत तकरीबन 10 अरब की है, पर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे ममालिक में 30-40 अरब बड़े आराम से इस तिजारत को हम बढ़ा सकते हैं। मज़ीद मुत्तहदा अरब इमारात की पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। गल्फ़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इसी मुल्क की है, और बहुत प्राइवेट सेक्टर की भी और गवर्नमेंट सेक्टर की। उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बड़ी बड़ी PTCL में मुत्तहदा अरब इमारात ने इन्वेस्ट किया हुआ है, पार्क अरब रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस बैंक अल फलाह यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वारीद में इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये एक दौरा उसको एक फ्रेमवर्क में लेकर आएगा कि किस तरह जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, जो हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद किस तरह फ़रोग़ दिया जाए। फैसल यासिर मजीद साहब, आपने बताया कि 17 से 18 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं UAE में, और UAE की हुकूमत तमाम रियासतें UAE की इस बात को तस्लीम करती हैं कि पाकिस्तानियों ने UAE की तरक्की में, डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है, और बड़ी तादाद जो है वो अफरादी क़ुव्वत की है। तो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, समटाइम्स पासपोर्ट ऑफिस में, जॉब्स के हवाले से, जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से। तो पाकिस्तानी जो अफरादी क़ुव्वत है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उनके हवाले से भी बात करेंगे, मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। फिर जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आएगी UAE की जानिब से, जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए भी कुछ मुज़ाकरात होंगे, गुफ्तगू होगी। बिल्कुल होंगे जी, इन्हीं चीज़ों पे होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 17 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम हैं। ये पाकिस्तान का दूसरी बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है दुनिया में सऊदी अरब के बाद। और पर अब जो बहुत अहम बात ये है कि जो ब्लू कॉलर्ड वर्क्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और हाई एंड क्वालिटी वर्क चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी है, जबकि इनकी आबादी फ़कत 1 करोड़ के करीब है, पर इट्स अ $1 ट्रिलियन इकॉनमी।
और अब यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए हैं, अकाउंटेंट्स चाहिए हैं, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए हैं, और पाकिस्तान के पास वो इक्तिसादी रिसोर्सेज हैं जो हम पाकिस्तान इनको फराहम कर सकता है। तो ये इस सिलसिले में बहुत अहम चीज़ होगी कि इंशाल्लाह। फिर दूसरा यहाँ पे जो बहुत अहम चीज़ है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, पूरे गल्फ़ में फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा बहुत मज़बूत है। तो अगर मुत्तहदा अरब अमारात की इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हमारे रिसोर्सेज और मैन पावर को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाए, तो वो उससे हमारी भी फूड सिक्योरिटी इन्हांस होगी, और मुत्तहदा अरब अमारात की भी फूड सिक्योरिटी इन्हांस्ड होगी। सिमिलरली पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्रियल चीज़ें जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना सिर्फ हम उसको मुत्तहदा अरब अमारात में मुतारफ़ करा सकते हैं, बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात के थ्रू पूरे गल्फ़ रीजन में और मीना रीजन में और अफ्रीका रीजन में हम एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। फिर जैसा कि आपको मालूम है 17 लाख पाकिस्तानी हैं जो रेगुलरली आपकी एयरलाइंस इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, हमें एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बढ़ानी है। ऑलरेडी मुत्तहदा अरब अमारात ने एक एयरलाइन सेटअप की है पाकिस्तान में डोमेस्टिक कैरियर के लिए, फ्लाई जुना, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ भी बढ़ाना चाहते हैं। सिमिलरली ये बहुत से बैंकिंग सेक्टर एक और बहुत अहम शोबा है। जब जैसा आपको मालूम है कि तकरीबन $5 अरब हर साल का ज़र मुबादला मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान आता है, तो इसमें भी हमने अपना ताउन बढ़ाना है। इसीलिए हमारा जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आए हुए हैं, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन आए हुए हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम आए हुए हैं, तो मुख्तलिफ शोबा हमारे वज़ीर आए हुए हैं जिनकी अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात होगी। पर इसका जो हाईलाइट होगा ये 7-8 एग्रीमेंट्स होंगे, और प्लस जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात होगी आज। सही। फैसल साहब, जिस तरह आपने बताया कि पोर्ट ऑपरेशंस पर भी काम किया जाएगा, तो इसमें कराची पोर्ट या गवादर पोर्ट में अगर काम किया जाएगा तो स्टिल फिर मैं आपसे दोबारा वो सवाल करूंगी कि इससे क्या इंपॉर्टेंस होगी टुवर्ड्स द लिंकेज ऑफ यूएई टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ आपने फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की, COP28 भी हो रही है, फूड सिक्योरिटी भी एक तरह से लिंक करती है क्लाइमेट चेंज पर, तो क्या क्लाइमेट के हवाले से भी कुछ काम किया जाएगा इन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान की जानिब से? हमारी जो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमारी जो इस वक्त नेगोशिएशंस हो रही हैं वो रिन्यूएबल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है तेल प्रोड्यूस करने वाला, पर इनका बहुत बड़ा फोकस है रिन्यूएबल्स पे, क्योंकि हम सबको एहसास है कि जब तक हम अपने माहौलियात को बेहतर नहीं करेंगे इसका ये हमारी ज़िंदगियों पे, पूरे ख़त्ते पे, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असरअंदाज करेगी। तो डेफिनेटली हमारी ऑलरेडी इनसे बात हो रही है कि वो रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे खुरफखान जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि एक बहुत सी शिप्स और छोटे ट्रेलर्स आ रहे होते हैं, तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये सारे के सारे कराची और गवादर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गवादर से चलें तो कुछ चंद 7-8-9 घंटे के सफ़र मुसाफत के बाद आप यहाँ के खुरफखान जो पहला पोर्ट है उधर आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर आप जहाज़ पे ट्रैवल करें तो इस्लामाबाद और कराची का फ़ासला 1 घंटा 45 मिनट है, और कराची और दुबई का फ़ासला 1 घंटा 30 मिनट है। सिमिलरली इस्लामाबाद से जितने भी वस्ती एशिया के दारुल खिलाफे उनका फ़ासला 1.5 घंटा है, और इस्लामाबाद और कराची का तकरीबन 1.25 घंटा है। तो पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया रियासतों के दरमियान। और उसके लिए पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ये बहुत ज़रूरी लिंकेजेस हैं, जिससे सामान में तरसीलात में, सामान की बरामद दरामद में इजाफ़ा हो।
तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फोकस है कि अबू धाबी पोर्ट ने ऑलरेडी कराची में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, पोर्ट कासिम और गवादर को भी देखा जा रहा है, तो इनमें भी आपको इन्वेस्टमेंट्स नज़र आएंगी इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में। तो फैसल है सरबजी साहब, बाकी तमाम तर तो पाकिस्तान और यूए के बायलैटरल रिलेशंस डेवलप होंगे, इंशाल्लाह मिलकर आगे बढ़ेंगे। सफारती महाज पर बताइएगा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है वज़ीर आज़म के इस दौरे की? कुछ अर्सा पाकिस्तान ने सफारती मुश्किलात का सामना किया गुज़श्ता कुछ अर्सा, और अब पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सफारती महाज पर भी एक्टिव हो रहा है। पाकिस्तान अपना मुकदमा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान ने नुकसान उठाए या फिर आलमी इस्लाम के हवाले से जो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुश्किलात हैं, पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है। तो सफारती लिहाज से वज़ीर आज़म का ये दौरा कितना अहम है? इससे मुत्तहदा अरब इमारात को जो आज़ादी मिली थी वो 2 दिसंबर 1971 को मिली थी। पाकिस्तान ने अपना पहला सफ़ीर 6 माह पहले भेज दिया था, और इससे आपको मालूम होगा कि और आजकल जो खत्ते में हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे अहम ममालिक साथ बैठें और जो पूरे खत्ते में जो जो ख़तरात हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन दोनों के मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू करें, ताकि हमारा जो लाहे अमल हो वो कोऑर्डिनेटेड हो। तो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों ममालिक साथ बैठ रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया COP28 कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें पाकिस्तान एक पूरी कमेटी है COP28 की जो पाकिस्तान ने चेयर की है। जो आखिरी COP27 हुई थी शर्म उल शेख में, उसमें एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था क्योंकि वो पाकिस्तान चेयर था उस वक्त ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना का, जिसने वो फ़ंड क्रिएट किया था। अब उस फंड की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जो कमेटी है उसको चेयर एक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं कोरिया में, वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सफारती महाज पे हमेशा हमेशा जब से बना है उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और हमने हमेशा असूलों पे फ़ैसला किया है। बेशक वो सियासी जो डेवलपमेंट्स हो रही रीजन उस पर, या जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इस सब पे पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो अपना सफारती महाज पे कलीदी किरदार अदा कर रहा है उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये दौरा। अब आप देखें जिस वक्त 136 वज़ीर आज़म और सदूर आ रहे हैं, उससे 1-2 दिन पहले वज़ीर आज़म का दौरा इस बात का अक्कासी करता है कि हमारे सफारती महाज पे कितने करीबी ताल्लुकात हैं इस मुल्क के साथ। बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब, जिस तरह आपने कहा कि 136 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और पिछले साल COP27 में लॉस एंड डैमेज के हवाले से भी अपना स्टांस पाकिस्तान ने बहुत वाज़े रखा। इस साल पाकिस्तान का क्या स्टांस है, क्योंकि पाकिस्तान स्टिल जो है कंट्रीब्यूटर तो लेस देन 1% है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो उसके असरात हैं वो तो पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है। तो इस साल क्या पाकिस्तान का स्टांस होगा इन COP28? जी, इस पे हमारा और मुत्तहदा अरब इमारात का बिल्कुल मुश्तरका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी इस कॉप में उस लॉस एंड डैमेज फंड को हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है, और हम वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्टेड हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि बाकी इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं जिसको इतना इम्पैक्ट आया हो क्लाइमेट का, जबकि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे माहौलियाती आलूदगी के लिए। तो इस पे जो हमारी इनके जो जो COP28 के प्रेसिडेंट हैं जाबिर सुल्तान साहब, उनका हमने पाकिस्तान दौरा भी करवाया था आज से कुछ 3-4 माह पहले, और उसके बाद भी हमारे इनसे कॉन्टेक्ट है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है ना सिर्फ पाकिस्तान की, मुत्तहदा अरब अमीरात की, बल्कि ग्रुप ऑफ 77 के फोरम की, कि सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि वो लॉस एंड डैमेज फंड कोई इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त शुरू करें। और दूसरी बात यह है कि अब जो हमारी माहौलियाती चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है दुनिया में सब पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से वो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि हम लोग
जो कार्बन एमिशंस हैं इनको रिड्यूस किया जाए, ताकि हमारे ग्लेशियर्स को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि इन ग्लेशियर के ऊपर हमारी पूरी ज़राअत का दारोमदार है, हमारी मईशत का दारोमदार है। बिकॉज जो दरिया सिंध में पानी आता है ज़्यादातर वो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। अगर ये ग्लेशियर्स बहुत जल्दी पिघल गए तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे खत्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस कॉप में फॉर द फर्स्ट टाइम चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगी। जो चीज़ें पिछले कॉप में निगोशिएट हुई थी बड़ी देर के बाद, 20-30 साल की निगोशिएशन के बाद, इंशाल्लाह इस कॉप में फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी आप इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखेंगे आप। इंशाल्लाह। फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और निगरान वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से पाकिस्तानी सफारतखाना यूएई में उसका क्या किरदार है और वो क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और जैसे भी COP28 का जिक्र किया तिरमिज़ी साहब ने महानूर, हम देखते हैं कि चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, 2022 का सैलाब हो, जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पर, और ख़ास तौर पर अगर सफारती महाज की बात करें तो पाकिस्तान और यूएई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएई को तस्लीम किया, जैसे तिरमिज़ी साहब ने बताया, और बहुत सारे हमारे तारीख के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर 6 माह पहले ही यूएई तैनात कर दिए गए थे, यूएई की आज़ादी और उनका कौमी दिन अनाउंस होने से पहले ही। तो ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी है, जो अपने अरब ममालिक, अपने अरब ब्रदर ममालिक, ख़ासतौर पर यूएई, सऊदी अरब के लिए हमेशा से हम जो एहतराम का रिश्ता है उसको भी कायम रखते हैं, और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे का साथ भी देते हैं। मुश्किल का वक्त हो या फिर आसानी का वक्त हो, खुशियाँ हो या गम हो, हम साथ साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उस पर जो यादाश्त जो है उस पर साइन की जाएगी, MOU साइन की जा रही हैं, और इट इज़ अ बिग थिंग कि हम जो है लॉजिस्टिक्स पर काम कर रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर में खासतौर पे बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी रिजवान, क्योंकि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं। फिर फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, अभी COP28 भी है, और फूड सिक्योरिटी हम अपने वैसे भी प्रोग्राम में पहले भी शामिल कर चुके हैं कि इट इज़ लिंक टू क्लाइमेट चेंज। तो यानी कि यूएई और पाकिस्तान मिलकर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर रहे हैं, उसको कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे इकदाम कर रहे हैं। फिर जो पोर्ट ऑपरेशंस है उससे पाकिस्तान की और यूएई की जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, उसमें भी इजाफा होगा। और तो मानूर देखिए ना कितना एक्सपीरियंस है यूएई के पास पोर्ट हैंडलिंग के हवाले से, खासतौर पर जिसे हम लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं, और फिर गहरे पानी हो या फिर शिपिंग का काम हो, उसमें भी यूएई के पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है। पाकिस्तान उससे इस्तेफादा भी कर सकता है। हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यूएई में काम करें। इसी हवाले से बात करेंगे, माहिर हैं माशियात के मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी रिजवान साहब वालेकुम सलाम, मेहर साहिबा वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे देख रहे हैं आप निगरान वज़ीर आज़म का ये दौरा, और इसमें जिन सेक्टर्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है? देखिए रिजवान साहब, ये हिस्टोरिक दौरा है, और इसमें पहली बार यूई के साथ हमने मुख्तलिफ शोबों में एक साथ उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। इसमें बायलैटरल ट्रेड है, सबसे पहले तो हमारी तिजारत को आपस में बढ़ाने की हमारी बात हो रही है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, कल्चर को भी, डिफेंस को भी इसमें हमने। अब देखिए, पहली चीज तो यूएई के साथ रिलेशनशिप का एक थोड़ा सा रिव्यू कर लें। हमें अभी IMF का जो सेकंड, जी जनाब, हम मिर्ज़ा इख्तियार बेग से जान रहे हैं अभी, और उनसे बात कर रहे हैं कि ये जो दौरा है हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, और यूएई में जो हमारी डिफरेंट MOU साइन हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में मिलकर पाकिस्तान और यूएई काम कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान की मईशत पर कितना गहरा असर होगा, कितनी पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी की एक उम्मीद भी है, बिकॉज करंट सिचुएशन, जब इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस की गई है,
आवाम भी थोड़ी सी परेशान है। अगर हम बात करें रिसोर्सेज के हवाले से या ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसमें, अगर हम अपने पोर्ट ऑपरेशंस पर काम करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से काम करेंगे, इट इज़ अ ह्यूज थिंग, इट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इतना ज़रूरी है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उसके लिए भी। ये जो हम जब उसको ट्रीट करते हैं, रिसाइकल और जैसे करेंगे। तिरमिज़ी साहब ने बताया ना, महानूर के रिन्यूएबल्स की जानिब बिल्कुल। ऐसे एनर्जी की पैदावार जिसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकें और एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि एनर्जी जो हम फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं वो ये कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन form प्लेस to वन another। अनदर फॉर्म। तो हमें याद अब है। एग्जैक्टली और इसी तरह से एनर्जी का भी यही काम है कि अगर हम एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है और अगर फ्यूल है तो हम उसको इस्तेमाल करने के बाद बजाय इसके कि क्लाइमेट में और जो हमारा माहौल है उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल करें, या इसकी एक्सेस जो है वो हमारे ही एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हो, फिर इससे जुड़े मुख्तलिफ कुदरती आफात है, सैलाब आना, ज़मीन का कटाव, ग्लेशियर्स का पिघलना, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन हैं। रिजवान, एक चीज जो पिछले साल पाकिस्तान ने COP27 में अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा, बहुत वाज़ेह रखा, दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। और जिस तरह अभी न्याज़ी साहब ने ये कहा कि इस साल COP28 में जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी, क्योंकि जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज को फेस भी कर रहे हैं, विक्टिम भी हैं क्लाइमेट चेंज के, तो इसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है। हमें फिर से ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। मिर्ज़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस दौरे की अहमियत के हवाले से। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में जिस तरह पाकिस्तान और UAE काम कर रहे हैं उस पर कॉमेंट करे थे, काइंडली उसको जारी रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि इस बार उन्होंने बहुत डाइवर्स सेक्टर्स के ऊपर एजेंडा लेके गए हैं, जिसमें इकोनॉमी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चरल, डिफेंस और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। और जो शोबे हम तैयार करके गए थे, ये सीधा MOU नहीं साइन कर रहे हैं, इस पे कई महीनों से यहाँ काम हो रहा था, और जाने से चंद दिन पहले ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कमेटी ने और कैबिनेट ने इन मंसूबों को अप्रूव करा है। उन मंसूबों में इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी है, पोर्ट ऑपरेशन है, इसमें दुबई पोर्ट को ऑलरेडी हमने अपनी पोर्ट मैनेज करने को दिया हुआ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूई की जरूरत है। और यूई की GCC कंट्री का जो अभी 2-3 मीटिंगें हुई हैं, उसका एजेंडे का सबसे टॉप पे ऐसा था फूड सिक्योरिटी, यानी ज़राअत और खाने पीने के अजनास में यूई को खुद कफील करना, जो पाकिस्तान ने ऑफर करा है उनको। माइनिंग एंड मिनरल, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का सबसे अहम सेक्टर है आजकल, और उसमें यूई और सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, और पाकिस्तान में रिकोडेक में भी उनकी दिलचस्पी है। फिर एविएशन में उन्होंने फ्लाई जेना ऑलरेडी खोली है, और PIA में भी उनकी इंटरेस्ट है। तो एविएशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में, यूई ने जो मुतबादिल तवानाई में बहुत महारत हासिल की है। दुनिया के टॉप के जो कंसल्ट हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंपनियां जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, वो अबू धाबी में और दुबई में हैं, और वो इस शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन के जो MOU साइन होगा वो इसका भी है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में खुशी की बात यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम साहब दौरा कर रहे हैं, जब COP28 का बहुत अहम इजलास होने वाला है, और जिसमें पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि यूई की पूरी मशीनरी, यानी नेशनल डे वो 2 दिसंबर को नहीं मना रहे, ताकि जो तैयारियां वो इतनी ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त को, जिसमें वजीर आजम के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं और दूसरे वज़रा भी हैं, खुसूसी तौर के ऊपर 2 रोज के लिए उन्होंने मदऊ किया है। यहाँ पे मैं एक बात सबसे पहले कहूंगा कि यूई ने अभी जो हमारा IMF का 2nd रिव्यू पास हुआ है, साइन हुआ है, उसके लिए IMF के कंट्री हेड ने यूई के एम्बेसडर से बात करके गारंटी ली है कि अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की पाकिस्तान में कोई शॉर्टफॉल होगा तो यूई ने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो मैं समझता हूँ अल्टीमेट हैसियत इख्तियार करती है 2 ममालिक के बीच में ताल्लुकात में। यूई के साथ हमारे
17 से 18 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें वर्कर्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, और वो $5 बिलियन प्लस की रेमिटेंस भेज रहे हैं। $10 बिलियन की ट्रेड है, जिसमें 7 बिलियन वहां से एक्सपोर्ट है, 3 बिलियन यहाँ से एक्सपोर्ट है। और यूएई ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जब भी हमने उनसे कहा है, पिछली बार $2 अरब के सॉफ्ट डिपॉजिट यूएई ने दिए हम, जो सऊदीया के साथ उन्होंने प्लेज किए हैं, और हमारे रिजर्व जो है फिर उसकी वजह से बढ़े, और आईएमएफ की शराइत जो है वो पूरी हुई। तो आप एक हिस्ट्री देखें कि कंटिन्यूअसली यूएई पाकिस्तान के साथ न सिर्फ हेल्प कर रहा है, बल्कि वो अब जॉइंट वेंचर करके प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करना चाहता है। ये है सही मॉडल जो हम बहुत अरसे से हमें इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। हमें शॉर्टफॉल होती थी, हम उनसे फंड्स मांगते थे, वो सॉफ्ट डिपॉजिट 2 बिलियन का रख देते थे, बात खत्म हो जाती थी। मैं समझता हूँ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो सिविल मिलिट्री क़यादत में काम कर रही है, वजीर आजम के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब इस तरह से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे हैं, जिसमें यूएई ने 4 सेक्टर में हामी भरी है। उसमें पहला जो है ज़राअत है, दूसरा आईटी का है, तीसरा मिनरल्स है, माइनिंग, और चौथा डिफेंस प्रोडक्शन का है। लिहाजा इन चारों शोबों में हम प्रोजेक्ट अप्रूव करा के लेके गए। हमने वो जो इसमें इस्लाहात करनी थी पॉलिसियों में, वो करके लेके गए, हम तैयार करके लेके गए इन प्रोजेक्ट से, और वो तमाम ऑब्जेक्शन या कंसर्न जो थे सरमायाकार के यानी यूएई के, वो हम दूर करके गए। तो इस बार बहुत अच्छा होमवर्क हुआ है, और मुझे पूरी यकीन है कि इन सेक्टर्स में यूएई की $10 बिलियन की सरमायाकारी इंशाल्लाह मुतवक्के है, और जो वन गो में आ सकती है, क्योंकि ज़राअत के शोबे में ऑलरेडी हमने जमीनें जो थी, जो कल्टीवेटेड नहीं थी, जो ज़राअत के काबिल नहीं थी, उन जमीनों को पाक अफवाज ने कल्टीवेट बनाया है, उन्हें काश के काबिल बनाया है, और वो जमीनें हम ऑफर कर रहे हैं अब यूएई और सऊदी अरेबिया को कि इस पे काश करें ज़रई अजनास, जिसमें गेहूं है और दूसरी ज़रई अजनास है, प्लस उनका एनिमल फीड बहुत उनकी एक जरूरत है, अल्फा अल्फा कहते हैं उसको, जो हाई प्रोटीन एनिमल फीड है, वो वहां पे उगा के और काश करके और वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारे लोगों को जॉब्स यहाँ पे मिलेगी, हमारी वो जमीनें जो काश के काबिल नहीं है, वो काश के काबिल हुई है, और नई टेक्नोलॉजी यूएई ने जो महारत हासिल की है, वो यहाँ पे मुंतकिल होगी। मैं समझता हूँ इससे विन विन सिचुएशन और कोई मॉडल जो है वो नहीं बनता। तो सबकी नजरें हमारी यूएई के इस दौरे के ऊपर है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2 दिन के दौरे में वो शेख नयान से भी मुलाकात हो रही है, तो शेख मोहम्मद से भी मुलाकात हो रही है, जो दुबई के रूलर है, और हमने पाकिस्तान की इफरादी ताकत को बढ़ाने की भी हमने बात करनी है, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के लोग जो, क्योंकि ये हमारे लिए नई जगह नहीं है, पाकिस्तान के प्रोडक्ट। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरफ बहुत ही मोटिवेटेड गुफ्तगू होती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हो, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात हो, या फिर जब हम देखते हैं बजट करीब आता है तो मुख्तलिफ मुआशी सतह पर हुकूमतों को मशवरे की बात हो, तो तजावीज़ की बात हो, तो मिर्ज़ा साहब हमेशा ओपन माइंडेड होकर और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि हमें हौसला मिलता है, हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को हौसला मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह SIFC के क़याम के बाद, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके क़याम के बाद न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत सारे दीगर ममालिक के जो सरमायाकार हैं, उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और उसके बाद वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में, उसके नताइज इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत शानदार सामने आएंगे। बिल्कुल जनाब, अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब का जो दौरा है यूएई का, उसके हवाले से बात करें, फिर एक जो बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव टाइम पीरियड पे जो उनका जो दौरा है उस पर भी बात करेंगे, बिकॉज कॉप से बिल्कुल पहले ही है, ये 2 रोज़ पहले है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें,
8 फरवरी हम कह तो रहे हैं कि जब से इंतखाबात की तारीख फाइनल हुई है उससे पहले से जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उन पर काम करें, इंटरनली सियासी जमातें अपना मैनिफेस्टो जो है वो लोगों तक बयान करने की कोशिश कर रही हैं। और हम अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के कायद वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सिंध में 6 रुकनी कमेटी का इजलास 29 नवंबर को तलब कर लिया है। और इसके अलावा जो सिंध में उनकी कोलैबोरेशन है विद MQM उसके हवाले से भी इस पर काम होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी भी सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो थी वो वायरल हो रही थी, उस पर भी जो है उनकी जो ट्वीट थी जो हमारे अगर बात की जाए साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो उस पर ट्वीट की और उस पर जो उनकी डिफरेंट स्टांस थे वो भी सामने आए। अब अगर हम बात करें जो सियासी सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। सो अगर हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें, आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का दौरा गो के जो है वो पहले से आपको पता है कि शेड्यूल होता है, इसके लिए बहुत सारी बैकडोर मीटिंग्स होती हैं, जिसके बाद जिस तरह आप देखें कि 7-8 शोबे हैं जिसके अंदर MOU साइन होने हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है, जिसके बाद ये दौरे जो हैं एग्जीक्यूशन होती है इनकी और फिर हाई अप्स जाके मुलाकात करते हैं सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है इसके पीछे काफ़ी वर्किंग है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने कुछ जो निजकारी के हवाले से हमारे बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कुछ इदारे हैं उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि अच्छी बिड्स आएँ। तो आप देखें कि एक तो एविएशन भी एजेंडे के ऊपर है, उसके ऊपर भी वहाँ पे बड़ी अहम बातचीत मुतवक्क है। ज़ाहिर है कि वो तो बिडिंग होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पोटेंशियल उसके अंदर जो लोग हैं वो दूसरे ममालिक के ख़ास तौर पे वो अगर उसके अंदर दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगे तो यकीनन हमें अपने उन इदारों के जो है उनकी निजकारी के अंदर जो है वो हमें ज़्यादा हम गेन कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। तो इसके अलावा बाकी जो शोबे हैं उसमें आप देख लें कि जिन शोबों का आपने पहले जिक्र किया उनके अलावा कानकुनी भी है जिसके ऊपर काफ़ी हमारा फोकस है कि पाकिस्तान के वो वसाइल जो दरियाफ्त नहीं हम आज तक उनको हम नहीं ला सके अपने उसके अंदर इस्तेमाल के अंदर, तो उसके अंदर हम जो है इन्वेस्टमेंट लाएं और पाकिस्तान के अंदर जो अपने हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला ने जो ज़ेर ज़मीन हमें जिस दौलत से माला माल किया हम उनको जो है एक्सप्लोर करें और उसके बाद अपनी मुआशी जो हालात है उसको बेहतर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अहम दौरा है और गो के इसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा था कि आप एक केस में पेश हों, लेकिन ये दौरे क्योंकि बहुत पहले से मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर काम हो रहा होता है और फिर इनकी डेट्स फाइनलाइज होती हैं, तो उन्होंने जो है इस दौरे के ऊपर वो गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम उनका ये दौरा था और इंशाल्लाह ये जो MOU साइन होंगे इसी के नतीजे में आगे फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अच्छे एवेन्यूज़ जो हैं वो सामने आ सकते हैं। चौधरी साहब, अभी जो जैसे मानूर बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है, तमाम सूबों तमाम सेगमेंट्स को वो कवर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक ट्वीट आया बिलावल की जानिब से आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यू के फॉलोअप में और फिर वो पाकिस्तान से चले गए और ख़बर ही आई कि ज़रदारी साहब भी UAE पहुँचे हैं। स्नैरियो क्या बन रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक्त? कोलैबोरेशंस हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे भी है कि सेगमेंट्स और वो कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सेग्रीगेट हो रही हैं? असल में जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उसमें काफ़ी बड़ी चेंजेस हम देख रहे हैं। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में हम तवातर से सुनते थे कि बिलावल साहब जो हैं शायद वो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, बहुत तवातर से बात की जाती थी, काफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार भी ये बातें करते थे। लेकिन अब जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं पाकिस्तान और फिर जो उनका इस्तकबाल हुआ लाहौर के अंदर, उसके बाद और फिर पाकिस्तान जिस तरह वो सारे सूबों का विज़िट कर रहे हैं और जो लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो बाकी जमातों की तरफ से उसके ऊपर जो बयानात का सिलसिला है वो भी एक लॉजिकल चीज़ है, समझ आने वाली चीज़ है। जो लोग पहले ये समझ रहे थे कि शायद जो लीडर्स पाकिस्तान में नहीं उनके दम मौजूदगी में शायद उनका हिस्सा बड़ा होगा इलेक्शन में, अब उन्हें शायद फ्रेम चेंज होता नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयानात थे वो काफ़ी तल्ख बयानात थे। अगर हम माजी के जो दैरीना तल्कात थे सियासी जमातों को उनको जहन में रखें
तो वो एक बिल्कुल ही जो खासतौर है पर अभी वो जो इत्तेहादी हुकूमत रही है जी जी बिल्कुल। और पीडीएम की के अंदर इत्तेहादी होने के बाद जब इंतहाई अहम पोर्टफोलियोज पीपल्स पार्टी के पास रहे, खुद वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल, फिर आप देख लें कि स्पीकर की स्लॉट भी पीपल्स पार्टी के पास थी, कश्मीर जीबी के जो वज़ीर थे वो इसी तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो बयानात थे वो काफ़ी सख्त थे। यही वजह है कि जरदारी साहब खुद अपीयर हुए हैं टीवी पे और अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि बिलावल बच्चे हैं और उनकी बातों को उस तरह से ना लिया जाए। वो उनके बयानात थे, सियासी बयानात थे, इससे ज़्यादा उसकी वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनका ये बयान आने के बाद, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज भी जो पीपल्स पार्टी है, चाहे जरदारी साहब उसे कहें कि मैं पी का हूँ और बिलावल 4P वाला जी सदर, लेकिन आप ये देखें कि जो पार्टी के ऊपर कमांड है वो आसिफ अली जरदारी साहब की है और बिलावल जो हैं उन्हें गाहे बगाहे जो है वो कभी आगे और कभी पीछे जो है उनको किया जाता रहता है, इससे पहले भी। सही। तो ये भी एक किसी तरह की शायद मूव थी। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक गुड और बैड कॉप वाली एक अच्छा। स्ट्रेटजी भी होती है। बट ये है कि क्योंकि जरदारी साहब का बयान आ गया और ख़ुद उनके अपनी तरफ से आ गया कि बिलावल जो हैं वो बच्चे हैं और उनकी वो बयानात जो थे वो सियासी थे और हमने आगे चलना है और बाकी लोगों के साथ मिल के चलना है, तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ तलखी की सूरत हाल पैदा हो रही थी वो तो उसमें अब कमी आएगी। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आपने तलखी की सूरत हाल के हवाले से बात की, तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये भी कहना था कि वो नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं आगे। यूथ जो है वो ऑब्वियसली नए आइडियाज़ चाहती है और मैं उनको रोकता भी नहीं हूँ। उसके बाद जब उन्होंने अपनी ट्विटर पर पिक्चर चेंज की, अपनी डीपी चेंज की और मोहतरमा के साथ पिक्चर लगाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो जो ये जो सियासी तोड़ जोड़, अब एक इसकी सोशल मीडिया कैंपेन भी अलग चल रही होती है ना मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, और उसके बाद जो बख्तावर भुट्टो ने जो ट्वीट शेयर की कि हम सब एक हैं और ये जो हेडलाइंस है जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं इसको ना फॉलो किया जाए। फिर अगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि विद इन द पार्टी ये हो रहा है, दूसरी तरफ अगर एक बहुत प्रोमिनेंट सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस देखा जाए, बलोचिस्तान से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रहनुमा हैं वो शामिल हो रहे हैं, सिंध में MQM के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, JUI साथ है, तो आपको क्या लग रही है, क्या अभी कंफ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PMLN की पोजीशन देख के, या ये क्या है, ये सियासी एक हिकमत अमली है? देखें, एक पहले तो मैं बिलावल साहब की उस बात पे आता हूँ जो आप देखें, उन्होंने जब अपनी वालदा के साथ ट्वीट लगाई है ना, तस्वीर अपनी शेयर की है, तो बेसिकली वो अपने उस बयान की नफ़ी कर रहे हैं कि अब फिर आप नए लोगों को मौका दें। और देखें, ये वही उनके नाना की, उनकी वालदा की वो फैमिली लेगेसी है जिसकी वजह से बिलावल जो हैं उन्हें बिलावल पाकिस्तान के अवाम मानते हैं जी। और नो डाउट कि बिलावल में मुझे एक अच्छा सियासतदान नज़र आता है। उन्होंने बड़ा अपने आप को जो है वो ग्रूम किया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में आगे उनका बड़ा जो है वो स्कोप है। लेकिन ये अगर उनके नाम के साथ भुट्टो ना हो तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फिर इसमें बड़ा ये शायद उनकी बहुत बड़ी ताकत उनके साथ ना हो। तो जो बयान उन्होंने दिया था कि जी वो जो सीनियर सियासतदान हैं उन्हें छोड़ दें और मुझे मौका दिया जाए, मेरा ख्याल है एक तो ये उसका वो अजाला हो गया जो उन्होंने तस्वीर लगाई कि नहीं, हमारी आज भी शनाख्त वही हमारे सीनियर्स ही हैं और उन्हीं की लेगेसी को हमने लेके चलना है। दूसरी जो बात आपने की कि जो देखें, इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के दौरे किए थे, जनूबी पंजाब के दौरे किए थे और ये बड़ा शदीद तासुर था कि बलूचिस्तान की जो कदावर शख्सियात हैं, जो उनके सरदार हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसी तरह जनूबी पंजाब के जो कदावर लोग हैं जो अपने हलकों में इलेक्शन जीतते हैं, वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे और आइंदा वफाक के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी आगे लीड करेगी। लेकिन जब बड़ी सियासी जमातें और कदावर शख्सियात अब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रही हैं, तो आम आदमी के लिए जो सियासत के ऊपर नज़र रखता है उसको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और यही वजह है कि मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात आए उनकी यंग लीडरशिप की तरफ से, वो इसी तनाजुर में थे कि जो सूरत हाल वो देख रहे थे उसमें उनका हिस्सा शायद जो है वो उन्हें थोड़ा कम नजर आ रहा है। आसिफ अली चौधरी साहब, कल बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया और सियासी तौर पर, अवामी तौर पर मुतहर्रिक हुई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग की बयानबाजी चल रही है वो बड़े खामोशी से अपना रास्ता बना रहे हैं। पंजाब की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं?
देखें सर, पाकिस्तान की हमारी जो बड़े शहरों के अंदर जो है एक हमारा सियासी शऊर, उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वहाँ की अपनी एक डेमोग्राफी है, वहाँ पे अपने सियासी हालात हैं, वहाँ पे बहुत सारे ख़ानदान, वहाँ पे बहुत सारी शख्सियात वो ऐसी होती हैं कि जो हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो पार्टी की मंशूर या पार्टी के नज़रियात और उससे आगे होता है। मैं आपसे छोटी सी एक बात शेयर करूं कि मैं एक बार ओकाड़ा में इलेक्शन कवर करने गया, ज़िमनी इलेक्शन था, तो वहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे बाल्टी के निशान पे, रियाजुल हक जज साहब जी, उनके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी कैंडिडेट था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी था, पीटीआई का कैंडिडेट भी था, और ज़िमनी इलेक्शन था। यानी कि एक एमएनए कोई हुकूमत भी नहीं बना सकता कि वो आपसे कोई वादे करे कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा और मैंने ये करना है। तो मैंने देखा कि उन्होंने, एक आज़ाद उम्मीदवार ने वहाँ सारी सियासी जमातों को हराया। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी वजह क्या थी कि मैं बड़ा हैरान हुआ उस पर कि वहाँ पे उनका सोशल वर्क था, वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर लोगों को जॉब देना था, उनकी औलाद को जॉब देना था, अस्पतालों में उनका इलाज करना था, उनकी ज़रूरत के वक्त मदद करनी यानी कि थी। जितना जिसका इन्फ्लुएंस होगा इंडिविजुअली भी। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो तबसरे के लिए वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। और अब रिजवान वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। न्यूज़ अपडेट्स के बाद वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान में। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब ये दूसरा जो घंटा है प्रोग्राम का, इसमें ज़रा बात करते हैं मौसम के हवाले से। और मौसम के हवाले से अगर बात करें रिजवान, तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं ना कि टाइम क्या हुआ, और उसके बाद देखते हैं कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या होगा। सो अगर मौसम के हवाले से बात करें तो पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतलब अब्र आलूद रहेगा। सुबह के औकात में सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और गिरदोरवा में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। और जब हम मौसम की तब्दीली की बात करते हैं तो साथ ही हम मौसमियाती तब्दीली की बात भी लाजमी करेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न सिर्फ दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये ख़तरा बन चुका है। मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने हैं, कैसे करने हैं, पाकिस्तान की दुनिया से क्या डिमांड है और हमें इनिशिएटिव्स कौन से लेने हैं, ये ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, अगर इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में स्मॉग बहुत ज़्यादा है, पंजाब में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। और हमने देखा कि बहुत से इक़दाम किए भी गए कि छुट्टी दी गई, और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं या जो हम ईंटों के भट्टे के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे भी जो धुआं होता है उसके हवाले से भी बहुत से इक़दाम किए गए। स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया। और हमने देखा कि एक दो दिन वो जो बारिश हुई, फिर छुट्टी हुई, तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो नीचे आया, लेकिन स्टिल फिर ये स्मॉग जो है ये फैलता जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में माहिर माहौलियात डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, स्मॉग हम इक़दाम भी कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया है, बट स्टिल ये जा नहीं रहा, कैसे हम इससे जो है जान छुड़वाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक जो है ना, ये अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो 1960s में और 1970s में जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे भी ये इशू हुआ था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में पहली दफ़ा हो रही है। जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसके साथ स्मोक भी हुई, और जापान और अमेरिका जो है उन्होंने बहुत सारे इक़दाम उठाए जिसके बाद स्मोक को कंट्रोल कर लिया गया। हमारे यहाँ भी कुछ अरसे से आपने देखा कि ये बढ़ती जा रही। पहले हम कहते सिर्फ लाहौर में है, अब 10 अजला में हो गई, और उसके साथ साथ जो है आगे भी अब बढ़ रही है। हम इस्लामाबाद में भी इसके असरात देख रहे हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल का भी जो है वो 150 प्लस था, जो कि डेंजरस जोन में आता है, अनहेल्दी में आता है। तो अब इसमें जो इसकी वजूहात हैं, जैसे आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि ईंटों के भट्टे हैं, जो इंडस्ट्री है उनकी चिमनियों से धुआं आ रहा है, वो भी एक इसकी वजह है। इसके साथ साथ जो हम डीज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो दुनिया के अंदर
यूरो 5 स्टैंडर्ड है ना, उसमें जो सल्फ़र का कंटेंट है वो 10 ppm है, 10 मिलीग्राम, सॉरी 6 में जो है वो 10 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम पर लीटर, और यूरो 5 में 50 मिलीग्राम पर लीटर है। और जो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है वो 10 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूटेड है, अच्छा। जो कि 500 मिलीग्राम अभी सल्फ़र का कंटेंट है। तो उसको जब हम बंद कर रहे हैं तो वो एयर के अंदर जो है, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, बेसिकली पार्टिकल साइज़ है, स्मॉल पार्टिकल साइज़ 2.5 उसका साइज़ है, माइक्रोन साइज़ है, और वो एयर में सस्पेंडेड रहता है, वो सेटल डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम ये स्मोक जो है उसका सामना कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल बनती है, बाकियात को जलाया जाता है, ख़ासतौर पर फसलों की, जैसे कटाई होगी तो उसको हल चलाने के बजाय, डीजल खर्च करने के बजाय सादा सा काम जाता है, आग लगा दी जाती है। फिर साथ हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर भी जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ लाहौर में आता है बल्कि सियालकोट की बात की जाए, गुजरावाला, नारवा, तो वो पूरा एक रीजन है मुतासर होता है। तो अब यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी और पाकिस्तान में बसने वाले लोग, उनको स्मॉग का सामना करना पड़ता है। हमारी अपनी पोल्यूशन तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हमें वहाँ से तोहफे में मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। इसमें यह है कि जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ है ना, जो हम कह रहे हैं कि आजकल राइस का सीज़न है, और जो स्टडीज़ भी हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स के ज़रिए जो डाटा उसको जो कलेक्ट किया गया, नवंबर में फायर इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसी तरह जो इंडिया साइड पे हैं वहाँ पे भी, इंडियन पंजाब है वहाँ पे भी। तो अब ये कि इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, ये एक सिर्फ ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, या अभी हम कह लें इसको रीजनल हिसाब से हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बात करें, हमें भी कोशिशों की ज़रूरत है। इंडिया के साथ भी ट्रांसबाउंड्री जो पोल्यूशन है उसका मसला भी उठाना चाहिए, और जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें वो जाहिर करती हैं कि जो एयर की डायरेक्शन है वो हमारी तरफ है, तो वहाँ से काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो आ रहा है। और इसी तरह जो हमारे जो लोकल बर्निंग हो रही है, जो उसमें भी हल चलाने से मसला हल नहीं होगा, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेके आना पड़ेगा। अभी कुछ उसमें डेवलपमेंट हुई है कि उसको जो बायोमास है उसको कम्पैक्ट करके जो है उसको कहीं इंडस्ट्री को सेल कर दिया जाए, और इंडस्ट्री फिर उसको सही तरीके से यूज़ कर सके, या एनर्जी के लिए पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं यूज़ कर सकें। और दूसरा ये है कि जो हमारा किसान है ना, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है कि वो जो जितना भी बायोमास है वो खाद में कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसके लिए कोई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाएं। लोग काम कर रहे हैं, बायोडिकम्पोजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, जो हैं उसको उसकी कटिंग करके उसको जो है कुछ अरसे के लिए डंप करके उसकी कंपोस्टिंग करके उसको दोबारा से जो है ना उनसे नामियाती मादे जो है और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। उससे आप पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, और पैदावार बढ़ाने के साथ साथ जो है वो एनवायरनमेंट का मसला भी हल कर सकते हैं। तो इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, फिर जाके ये मसला हल होगा। सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, अब हम भी तो रूटीन में इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं ना, कि हमारी वजह से भी जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरी नहीं रह रही, कार्बन एमिशंस है। इस हवाले से पूरी दुनिया में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। अब पाकिस्तान जहाँ पे ऑलरेडी तवानाई की थोड़ी सी कमी है, और हम देखते हैं कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा अगर हम बिजली या तवानाई गाड़ियों में भी इस्तेमाल करने लगेंगे, और उसको बनाते हुए जो हमारे पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या इस तरह के इकदाम करना ठीक है, या उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए, पहले अपनी तवानाई के जो कमी है उसको पूरा करें और फिर इस तरफ जाएँ? देखिए, ये इस हवाले से ना ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है दुनिया के अंदर भी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल्दो अभी हमारे पास एक मैकेनिज्म है लाइफ साइकिल असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, कि हम कम्प्लीटली उसको देखें कि स्टार्टिंग मटेरियल से लेके उसकी एंड तक, डिस्पोजल तक जो है वो देखें कहाँ कहाँ क्या किस चीज़ का क्या क्या नुकसान है। ठीक है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, अपरेंटली अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटली सेफ़ है। CO2 जो है वो उसमें नहीं निकल, क्योंकि CO2 असल में हमारा मसला जो बनता जा रहा है, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी कह रहे हैं कि, और जो जो पेरिस में हुई थी COP21, उसमें टारगेट ये रखा गया था कि वी विल फोकस के 1.5 डिग्री से ऊपर जो है ना वार्मिंग ना हो, और उसको कंटेन करने के लिए मेजर यही था कि हम CO2 को कंटेन करेंगे। और CO2 का लेवल अभी इस वक्त जो है वो 410 ppm हो गया है, जो कि कुछ अर्सा जो प्री इंडस्ट्रियलाइज में वो तकरीबन लेस दैन 300 के करीब भी था, 1800 की हम बात करें तो उस हवाले से अगर तो हम एमिशंस को कम करना चाहते हैं, उस हवाले से एक चीज़ तो ये तय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की
जो रनिंग में है वो तो डेफिनेटली, अब पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट करेंगे तो वो आपको क्लियर पिक्चर देगा, और उसके हवाले से अभी कुछ वर्क जारी है, और इंशाल्लाह जब फ्यूचर में जैसे ही डाटा इसके ऊपर होगा, बट पर्सनली आई थिंक कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ ये अगर हम अपने रिसोर्सेज जो हैं, जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्लीन सोर्स से आती है, जैसे हाइडल से आ जाती है, तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना डॉक्टर साहब कि अगर आप डीजल जलाकर या फर्नेस ऑयल जलाकर बिजली बना रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, हमें वो मैंने कहा ना, ये पूरी ऑप्शंस हमें देखनी होंगी कि कौन सा मैकेनिज्म किसके ऊपर हमें जाना चाहिए, किसको ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और किसका जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम एक वाइज डिसीजन लेंगे सारी चीज़ों का, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो सिस्टम जो है डेवलप हो जाएगा। आपने COP21 का जिक्र किया और उसमें हमें भी याद है कि ये बहुत सारे मुल्कों ने वादा किया था कि हम अपने इंडस्ट्री में ख़ासतौर पर जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे और जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री कम करने की कोशिश की जाएगी, बढ़ाने की बजाय। अगर कम नहीं होता तो उसको सस्टेन करने की कोशिश की जाएगी। अब COP28 है और पाकिस्तान मुतासिर हुआ 2022 में, 1 साल हो गया है, बदतरीन सैलाब का सामना किया, $30 अरब का नुकसान हुआ। हम हिस्सेदार नहीं हैं, मुतासर हैं। 2023 के COP28 में पाकिस्तान का मुकदमा कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्टडीज़ क्या हैं और हमारे इस मुकदमे पर दुनिया रिस्पॉन्ड करेगी? इस हवाले से देखें, जो पिछले COP27 थी ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने जो केस लड़ा था वो ये था कि लॉस क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए। उससे पहले आल्दो बात हो रही है, पिछले 30 साल से बात हो रही है, और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें जो COP 2010 में हुई थी उसमें भी ज़्यादा बात हुई थी, लेकिन वो कोई चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई थी। लास्ट टाइम ये मटेरियलाइज हुई, इस पे एग्री कर गए सारे, आल्दो ये शुरू में एजेंडे पे नहीं था, लेकिन आखिर पे जो है इस पे सारे एग्री कर गए। पाकिस्तान ने G77 का जो है उसका मुकदमा लड़ा, प्लस चाइना ने इनको सपोर्ट किया, तो उसके साथ जो है हम इसमें कामयाब हुए कि क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज जो है फंड इस्टेब्लिश हो। अच्छा, अब इसके लिए जो फाइनेंसिंग का मेकानिज़म है ये क्रिटिकल चीज़ है। पेरिस का जो एग्रीमेंट था उसमें COP21 में ये कहा गया था कि जो उस वक्त फंडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी $20 बिलियन से उसको बढ़ा के जो है वो $40 बिलियन कर दी जाए। अच्छा, अब उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, हम इफेक्टिव हम कहते हैं हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एमिशंस में वो लेस दैन 1% है। जब लेस दैन 1% के साथ जितनी भी डिज़ास्टर्स आ रही हैं वो हमारे उनका डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम टॉप 10 वुल्नरेबल कंट्रीज़ जो हैं उसमें आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अभी जो चीज़ डेवलप करनी है वो ये है कि जो वो फंड जिसकी बात गई थी पिछले साल उसको प्रॉपर्ली उसको फंक्शनलाइज किया जाए, उसके लिए मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए कि इसके लिए कौन सा तरीक़ेकार होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्लड आ गया, अब हम उसको कहते हैं कि जी हमारा 30 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, तो उसको असेस करने के लिए, उस क्लेम को असेस करने के लिए सर्टन मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। उस मैकेनिज़्म के मुताबिक वो फिर हम उसको पुट करें उस पैनल के सामने या उस बोर्ड के सामने जो कि उस फंड को देख रहा है, और उससे हम कंपनसेशन ले सकें कि हम जो है ना इतना हमारा डैमेज हुआ है और इस डैमेज के अगेंस्ट जो है वो इतनी पेमेंट हमें की जाए। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के लिए भी होना चाहिए, डेवलपिंग वर्ल्ड जो कि इफेक्टिव्स में है। हम ये कहते हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मिशंस में वो USA है, चाइना है, बाकी कंट्रीज़ हैं। आल्दो उनकी भी कोशिश है कि इसको बहुत सारी कमिटमेंट उनकी तरफ से भी आएँ, लेकिन उन कमिटमेंट के साथ साथ अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए तो उसमें फिर हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ या उन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की तरफ मूव कर सकते हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अब उसको फंक्शनलाइज करने की ज़रूरत है उस फंड को, कि हम क्लेम कर सकें कि हमारा इतना लॉस हुआ है। जब हमारा लॉस होता है तो हमने देखा कि जब 2022 के फ्लड्स थे तो उसमें कुछ गलतियां हमारी भी थी कि जो फ्लड प्रॉन एरियाज़ थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई थी, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए थे। दुनिया भर में क्या होता है फ्लड्स को रोकने के लिए, और जो फ्लड प्रॉन एरियाज़ होते हैं क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसी तरह अलाउड होती है जिस तरह हम लोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना क्लाइमेट चेंज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप आपने करना है, अगर आप रिवर के अंदर कोई चीज़ बिल्ड कर देंगे तो अल्टीमेटली डैमेज तो होगा। हम वाटर वेज जो है उनको रोक देंगे तो फिर डैमेज होगा, फ्लड्स भी आएंगे। तो नेचुरल वेज जो होते हैं ना उनको नहीं आप स्टॉप कर सकते, उसको वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसको अलाइन करना पड़ेगा कि वो अल्टीमेटली
क्लाइमेट रिजिलियंट जिसको हम बात कर रहे हैं ना, तो क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया के अंदर उनको फॉलो करते हुए डेवलपमेंट करेंगे, सही। बजाय इसके कि जो नेचुरल वेज थे जो इतने सालों से चल रहे थे, और हमारे पास ऐसे एरियाज़ में भी फ्लड आना शुरू हो गए जहाँ कभी फ्लड नहीं आया था। तो वो एक हमारा डेवलपमेंट इशू है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सही। तो उसके साथ फिर अल्टीमेटली क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। सही। अभी इस चैलेंज से जिसे पाकिस्तानी भी और सारी दुनिया मौसमी तब्दीली कह रही है, वॉर फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है। राइट। शजरकारी होती है, जी। इसके अलावा और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें पहले तो कलेक्टिवली हम बात करेंगे। पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा है। एमिशंस जो हैं, बहुत सारी कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो बड़े नाम हैं, उन्होंने कमिट किया है, कुछ ने कहा जी हम 2030 तक हम ज़ीरो एमिशन नेट ज़ीरो पे जाएंगे। मतलब नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि एडिशनल नहीं होगा। हाँ जी। इस तरह कुछ कंपनीज़ जो है वो 2040 का क्लेम कर, कुछ 2050 तक कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि हमें इसी तरह जैसे हम ज़ीरो डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, इसी तरह वी हैव टू फोकस के जब वो अचीवमेंट्स या वो टारगेट्स जो आप अचीव कर सकते हैं, कर रहे हैं 2040 में, 2050 में, उसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी पर्टिकुलरली जब हम एमिशंस, ऑल्दो स्मॉल एमिशंस हैं, आप ट्रैवल करके आते हैं, हम जो है वो मैस ट्रांजिट की बात कर सकते हैं। उस मैस ट्रांजिट को अगेन बात वही पे आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो उसके ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारे जो भी इंडस्ट्री लोकली अगर हम बात करें तो लोकल इंडस्ट्री में जिसमें हम भट्टे सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूट, उसमें भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, उससे एमिशंस कम हुई हैं। इसी तरह जो है वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म जिसमें आप फ़िल्टर करके, एयर तो डेफिनेटली वहाँ से आ रही है, तो उसको फ़िल्टर करके उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिड्यूस करके या उनको फ़िल्टर करके आप एनवायरनमेंट को रिलीज़ कर सकते हैं, सो दैट कि वो जो है ना अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। सही सही। अच्छा, अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से, जिस तरह अभी रिजवान ने भी बात की, आपने भी डिफरेंट जो काम है करने की ज़रूरत है, सिर्फ शजरकारी नहीं। अब ये जो स्मॉग है, हमने बचने के लिए क्या किया कि मास्क पहन लिया, बट स्टिल कुछ पाकिस्तान के शहर हैं जहाँ पे आप जाके आराम से सांस नहीं ले सकते जब बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स उनका ख़राब होता है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा पे, नॉट अगर हुकूमती लेवल पे नहीं, हम लोगों ने, क्योंकि हुकूमतें जो है उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ियाँ आकर रोज़ चेक करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है धुआं छोड़िए गाड़ी या नहीं, ये हमारी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमने पूरी करनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम कूड़ा तो नहीं जला रहे। तो बेसिकली हमें क्या क्या इकदाम हैं जो रूटीन में करने चाहिए? और अगर हम बात करते हैं जैसे कि मौसम आता है सर्दी का, तो नवंबर दिसंबर में हम ये सोचते हैं कि बारिश हो जाएगी तो सब बेहतर हो जाएगा। क्या वाकई बारिश से सब एनवायरनमेंट हमारी ठीक हो जाती है? और अगर बारिश नहीं होती तो व्हाट्स द वे आउट? मसनूई बारिश। मसनूई बारिश। जी जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि जो गाड़ी हम अगर यूजेज कम से कम कर सकें, ठीक है। एक घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां हैं जो ऑफिस में जाते हैं और 4 डिफरेंट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसको किसी तरह हम कम कर सकें, 1 पे या 2 पे आ सकें, तो ये तो एक इंडिविजुअल एफर्ट है। इसी तरह जो बर्निंग है, बर्निंग आप घरों के बाहर या मोहल्लों में, एक तो हम उधर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर रहे हैं ना कि हमारा किसान जो है वो जला रहा है, तो एक जो हम हमारे इर्द गिर्द जो बर्निंग इवेंट शहरों में खास कूड़ा करकट को आग लगाई, उसको अगर हम उसको कम से कम कर सकें। उसके बाद जो गाड़ियां हैं उनकी ट्यूनिंग, बाकायदा ट्यूनिंग हो सके, और सो दैट कि अगर उसमें धुआं जो है वो छोड़ती हुई गाड़ियां जो हैं उसको हम उनको ठीक करें या उसका जो भी ट्यूनिंग के मसाइल हैं उनको हल करें। और उसके साथ साथ जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान का ये डेवलप हो रहा है, उसका इस्तेमाल, ताकि जो है वो कम से कम व्हीकल जो हैं वो रोड के ऊपर आएँ। और उसके इंडस्ट्री लेवल पे हमने डिस्कस कर लें कि और क्या इकदाम चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ये स्मोक है, इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? एक जो अभी आजकल बात हो रही है कि आर्टिफिशियल रेन, नेचुरल रेन हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो उससे तो हम कह सकते हैं कि जो सारे पार्टिकुलेट मैटर है जो सस्पेंडेड है एयर के अंदर, वो नीचे आ जाएगा और एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाएगा। और चूँकि वो बर्निंग की वजह से हुआ है और इस वक्त ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको हम नीचे ले गया।
अच्छा, दूसरी ऑप्शन जो जिस पे बात हो रही है जी, बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल जो है ना आर्टिफिशियल रेन के ऊपर। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन में बेसिकली आपने क्या करना होता है कि क्लाउड सीडिंग करनी होती है, और क्लाउड सीडिंग के लिए आप डिफरेंट साल्ट यूज़ करते हैं, जैसे पोटाशियम आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, या ड्राई आइस है जिसमें हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन करते हैं ऊपर। आपने जेट्स के ज़रिए इसको स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद जो है वो टेम्परेचर लोअर डाउन करेगा और उसके बाद बारिश हो जाएगी। बाकी ये कि इफेक्टिवनेस कितनी होती है अभी डिपेंड करता है कि आर्टिफिशियली ऑलरेडी वहाँ पे कितने क्लाउड्स एग्जिस्ट कर रहे थे और हमने कितना ऐड किया, तो उसकी इफेक्टिवनेस उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद ये है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि बारिश होती है तो वो डेफिनेटली वैसे भी हम कहते हैं सॉक्स और नॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में पर्टिकुलरली इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी जब ऐड होता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट और एसिड रेन होती है, उससे वैसे भी बचना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें यह है कि जब आपने आर्टिफिशियल रेन करनी है तो उसमें अगर सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर का कोई वो डेफिनेटली टॉक्सिक है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ड्राई आइस जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यूज़ करते हैं तो उसका ये है कि वो अगेन इट विल बी बैक इनटू द सिस्टम और हेल्थ इम्पैक्ट उतने ज़्यादा ना हों जितने कि एनवायरनमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। और उसके अलावा कुछ गैसेस भी हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है, तो फिर ये ओवरऑल पूरा ठीक, मैकेनिज्म। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। आप मौसम के हवाले से, माहौल के हवाले से और बारिश के हवाले से आप बात कर रहे थे। और मानूर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन पता है क्या है कि इन सब मसाइल का हल जो है वो एजुकेशन, बिल्कुल। जो हम चेंज की बात करते हैं ना, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा हमें, भट्टों को, फसलों की जो बाकी उनको जराने से हमें इज्तनाब करना होगा। अब एजुकेटेड होंगे लोग तो उनके लिए इन स्टेप्स को लेना आसान हो जाएगा। वो अपनी फसलों को नहीं जलाएंगे, वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी को इख्तियार करेंगे। फिर जहाँ पर एक ही घर से 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक ही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि वो 4 गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। और फिर बहुत सारे लोग जो मास ट्रांजिट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर 20, 50, 70 लोग एक गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। उनकी कार्बन एमिशन उतनी ही होगी जितनी 10 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर 70 गाड़ियों की एमिशन है वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो एजुकेशन आई थिंक ये सबसे बड़ा और पहला हमें वो स्टेप है जिसको लेना है और लोगों को बताना भी है, समझाना भी है और ख़ुद भी इस पर अमल करना है। शऊर उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके घर के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलत मौजूद है तो उसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि अगर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें तो ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, दिल का मौसम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और समटाइम्स जो है हम ये समझते हैं कि दिल का मौसम जो है सिर्फ बाहर की जो हमारे पास एक्टिविटी इर्द गिर्द हो रही है उन्हीं पे डिपेंड कर रहा होता है। क्या ये उस एक्टिविटी पे, क्या ये स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा होता है या नहीं? या अक्सर रिजवान हम सुनते हैं कि दिल में दर्द हो रहा है, तो वो दिल में दर्द क्यों होता है, रीजन क्या है? एक तो दुखी शायरी सुन के दिल में दर्द होता है, फिर आपका कहीं हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आपका दिल में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर शायरी की वजह से भी होता है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि सीने में दर्द हो रहा है। और सीने में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि बाज़ औक़ात मेडिकल साइंस उसको एक्सप्लेन करती है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि समटाइम्स आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से, मसल स्ट्रेस की वजह से, और समटाइम्स आपको कार्डियक पेन की वजह से भी ये दर्द महसूस होता है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह आपने रिजवान कहा कि आपको स्पेशलिस्ट बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस दर्द के पीछे वजह क्या है। हर वक्त जब हमें लगता है कि दर्द हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, या समटाइम्स जैसे ही हमें हल्का सा सीने में दर्द होता है तो हम उसका रुख कर लेते हैं कि भाई ये तो दिल का दर्द है। क्या कैसी कंडीशन हो, कितना स्वेयर दर्द हो, किस जगह पे दर्द हो, तो फ़ौरन आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। किस जगह पे दर्द हो तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने आप को खुद देखना चाहिए कि कहीं ये गैस्ट्रिक पेन तो नहीं है, कहीं ये मस्कुलर पेन तो नहीं है, कहीं मैं सही पोस्चर में लेटा हुआ या गलत पोस्चर में बैठा हुआ तो नहीं था, इस वजह से तो कहीं ये पेन नहीं हो रही। इस पर जो है बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट डॉक्टर राजा मेहदी हसन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे आगाज़ में हमने बात की कि हर दर्द सीने में जुड़ता है, वो दिल का दर्द नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद अगर दिल का दर्द भी है तो बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। यही जैसे मानूर कह रही थी कि गैस्ट्रिक है या मसल पुल है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, बात यह कि सीने में जो भी दर्द हो ना, सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये दर्द दिल है, उसको इग्नोर कभी भी नहीं करना। आजकल जो प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, बाद औक़ात एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी हो रही होती हैं, उसमें पता नहीं चलता कि ये दिल का दर्द है या कोई और दर्द, मैदे का दर्द है।
तो दर्द दिल जो है ना, ये अगर इग्नोर हो गया तो फिर बंदा बड़ा दूर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सीने में मैं कहता होता हूँ बल्कि कि सर से लेके आपके नाफ तक जो भी दर्द हो, इसको समझें कि ये दिल का दर्द है। जब तक डायग्नोज ना हो जाए, उसको कम्प्लीटली आप रूल आउट कर लें, तो फिर उसको इग्नोर करें, अदरवाइज इसको कभी भी भूलना। सही। अच्छा, आपने कहा सर से लेके नाक तक। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि अगर लेफ्ट बाजू में दर्द है तो यही दिल का दर्द होगा। किन किन जगहों पे अगर दर्द हो मेनली ज़्यादा तो वो दिल का दर्द होता है? देखिए मैडम, बात यह है कि जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है ना हार्ट अटैक की या हार्ट सिम्टम्स की, वो होता है कि शदीद दर्द सीने में होना। ये पूरा सीना जो है ना, यहाँ पे डिफ्यूज पेन होता है। किसी को इस दर्द को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये कभी भी हार्ट का दर्द नहीं होता, ऐसा जो पॉइंट आउट करें आप। तो यहाँ पे टिपिकल पेन हो रहा होता है। ये दर्द यहाँ से रेफर्ड होकर बाज़ औक़ात लेफ़्ट बाजू में चला जाता है, बाज़ औक़ात राइट में, बाज़ औक़ात नीचे पेट की तरफ आ जाता है, बाज़ औक़ात ये ऊपर गर्दन में, जबड़े में भी जा सकता है। ये साथ पसीने आ रहे होते हैं, घबराहट हो रही होती है, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो रही होती है, वॉमिटिंग होती है, साथ नॉजिएटिंग फीलिंग, दिल ख़राब हो रहा होता है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है जिसको एक आम आदमी भी अगर देखता है तो उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये हार्ट अटैक हुआ है। बाज़ ऐसे दर्द होते हैं जिस तरह आप बता रही हैं कि सिर्फ लेफ़्ट बाजू में दर्द हो रहा है या सिर्फ राइट बाजू में भी दर्द हो रहा है, ये भी हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न्स। बाज़ औक़ात सिर्फ यहाँ मैदे में दर्द हो रहा होता है, लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब ECG हम कराते हैं पता चलता है ये तो हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, जी, मतलब मैदे का दर्द। जी बिल्कुल, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आराम ना आए तो लाजमी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, अपनी ECG कर। कई दफ़ा सिर्फ यहाँ पे जबड़े में दर्द हो रहा होता है, सिर्फ गर्दन में दर्द हो रहा है, बैक, ये स्केपुलर रीजन होता है, यहाँ पे बैक ऑफ द चेस्ट दर्द हो रहा होता है, तो लोग इसको भी इग्नोर करते हैं। कई दफ़ा दर्द नहीं हो रहा होता, सिर्फ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे सीने में बोझ लग रहा है, घबराहट हो रही है। ज़ाहिर हर बंदा यही चाहता है कि दिल का दर्द ना हो, ये मुझे मैदे का ही हो दर्द। दर्द यहाँ पे हो रहा था, लोग कहते हैं मुझे गैस आ गई है या मैदे में दर्द हो रहा है। तो इसलिए कभी भी इसको इग्नोर ना कर। कई दफ़ा लोगों को पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, वो भी सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। कई दफ़ा लोगों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या स्लो हो जाती है, ये भी हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। तो इसलिए कभी भी इसको रूल इग्नोर ना करें। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है गूगल। अगर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, कान में हो रहा है, सर में हो रहा है, आधे सर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, हम फ़ौरन से पहले गूगल करते हैं और उस पर कोई ना कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसका हमें आइडिया होता है या कहीं हमने सुनी होती है, हम वो भी साथ मेंशन कर देते हैं, तो वो हमें गाइड करना शुरू कर देता है गूगल। ये कितना ख़तरनाक रवैया है? अगर देखिए गूगल ने इलाज करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल है डॉक्टर्स घरों में बैठ जाए या बिल्कुल, तो वो एक थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन की हद तक तो ठीक है, आप ठीक है ले इन्फॉर्मेशन लें, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। पेशेंट के लिए बहुत लिमिटेड मटेरियल ही होगा वहाँ पे? नहीं, मटेरियल बहुत होता है उस पर, तो बेतहाशा हुआ है, लेकिन उस पर इलाज करना ये ख़तरनाक काम है। इलाज तो देखें ना 101, अब दर्द की 101 कॉजेज़ होती हैं, वजूहात। हाँ जी, हाँ, तो वो तो डॉक्टर देखेगा। साथ सबसे पहले हिस्ट्री पेशेंट की होती है, फिर क्लिनिकल असेसमेंट है, फिर आपकी डायग्नोसिस है, फिर साथ लैब टेस्ट है, उस पर फिर किसी नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर चेक करेगा, लेकिन अब ये दिल का दर्द और ये जो हार्ट अटैक हमारे माइंड में आते हैं, ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि हम उस वक्त हसल बसल में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इलाज के हवाले से तो बात करेंगे क्योंकि फ़ौरन तो हम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी फर्स्ट एड क्या है? जैसे ही पता चले कि किसी को दिल का दर्द हो रहा है या एक्सट्रीम पेन हो रहा है, हम ट्रांसपोर्टेशन तो अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, फ़ौरन क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या देना? सबसे पहले देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक आना चाहिए, और हर घर में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके पर्सेस में ये 3-4 मेडिसिन की एक किट होती है, वो मैं समझता हूँ हर बंदे को पता होना चाहिए उसकी। सबसे पहले डिस्प्रिन टेबलेट है, एक आम डिस्प्रिन घरों में मिल जाती है, उसको मुंह में डाल के च्यू कर लें, चबा लें और निकल जाए, खा लें, ऊपर पानी ले लें। दूसरा साथ इसमें एक ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या ग्लिसरील एंजीसिड के नाम से या एंजी लिंगुअल टेबलेट, वो ज़बान के नीचे रखने के लिए होती है। थर्ड एक डेपोनेट पैच होता है, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, उसमें बेसिकली मेडिसिन होती है। वो अपने ये कॉलर बोन है ना, लेफ़्ट और राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो क्लेविकल है इसके नीचे स्किन के ऊपर आपने उसको पेस्ट करना है आपने, तो इसमें मेडिसिन होती है, थ्रू स्किन ये एब्जॉर्ब होके आपका जो पेन है उसको ये ख़त्म कर देती है, और 24 आवर के लिए
एक और भी मेडिसिन होती है जिसको क्लोपिडोग्राल कहते हैं, वो डिस्प्रीन का एक फर्दर वो है कि जिसको एंटी प्लेटलेट कह लें वो सर, तो उसको वो भी ज़रूरी होती है, वो 4 टेबलेट्स इकट्ठी खानी होती है। सही। जहाँ मेडिसिन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, वहीं पर बहुत सारी अब थेरेपीज़ भी आ रही हैं, तो दिल के अमराज को एड्रेस करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए अमराज का थेरेपीज़ के हवाले से क्या जिद्दत आ रही है? उसमें देखिए जी आजकल लेटेस्ट एक टेक्निक आई है जिसको कहते हैं EECP थेरेपी, एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर प्रोसेस। ये एक नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल टेक्निक है जो बग़ैर ऑपरेशन के मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए ये इलाज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक मशीन है जो EECP मशीन है, जिसको जो बेसिकली अमेरिकन टेक्नोलॉजी है ये, तो उसके साथ जो बेड पे पेशेंट लेटता है और उसके जो लोअर लेग्स पे, थाइस पे, बैक पे एक जैकेट्स या कफ्स, जिस तरह ब्लड प्रेशर के कफ्स होते हैं, वो कफ्स बांधे जाते हैं। उसको जब इन्फ्लेट किया जाता है और फिर डीफ्लेट, तो वो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना वो प्रेशर जो है ना जो ब्लड सप्लाई फ्रॉम द लोअर लेग्स टुवर्ड्स हार्ट वो एनहेंस करता है। ब्लड जब हार्ट जब रिलैक्स होता है ना ड्यूरिंग डायस्ले, हार्ट से खून निकल रहा होता है, तो ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट वो ब्लड सप्लाई बढ़ता है, प्रेशर के साथ बढ़ता है। और उस दौरान कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उन ब्लॉक्ड आर्टरीज़ में। एक तो ब्लॉक्ड आर्टरीज़ खुलती हैं, साथ एक्स्ट्रा कुछ शरियानें और डेवलप होती हैं जिसको वो नेचुरल बाईपास का नाम देते हैं। और इससे जो है ना पेशेंट के सिम्टम्स, चेस्ट पेन होना, सीने पे बोझ होना, सांस फूलना, घबराहट होना, धड़कन तेज़, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता कम होकर फिर आलमोस्ट ये ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो थेरेपी है, ये जो EECP टेक्निक है, ये सर्टिफाइड है, US जो है हमारा FDA ने अप्रूव किया हुआ है इसको। और अमेरिकन हमारी कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने इसको अप्रूव किया है और पूरी दुनिया में ये आजकल बड़े पॉपुलर हो रही है। और सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम अगर दिल की बीमारियों के हवाले से बात करते थे तो हमारे माइंड में आता था कि 40 साल से अबव एज का बंदा था जिसको हार्ट अटैक हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली ये यंगस्टर्स में इतना कॉमन है कि अचानक हार्ट अटैक हुआ और अचानक डेथ हो गई। रीज़न क्या है, क्यों हम यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है? और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इससे पहले हमारी बॉडी कुछ अलार्म्स दे रही होती है? जिस तरह आपने कहा कि पसीने आते हैं या सांस फूलना, उस वक्त हो रहा होता है ये? वैसे भी जिस बंदे को लग रहा हो कि पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, थोड़ी सी भी वॉक कर रहे हैं, ओवरवेट भी नहीं है, तो क्या लगता है कि कुछ शरियाने बंद हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ अलार्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही होती है? देखिए बात ये कि बहुत अच्छी आपने बात की, आजकल कार्डियक डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि सबसे ज़्यादा डेथ्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका जैसे मुल्क में भी सबसे ज़्यादा डेथ्स आपकी कार्डियक डिजीज़, हार्ट अटैक की वजह से हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन आप ये समझिए कि 2 करोड़ तक लोग इस हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी 2-2.5 लाख के करीब लोग इस बीमारी से मरते हैं। और इसमें 50% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट हार्ट अटैक के अंदर ही अल्लाह मियां को प्यार हो जाते हैं। यानी 50% जो लोग हैं, उसमें जो मेन वजह देखी गई है, मेन जो कॉज देखी गई है, वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाने पीने के आते हैं। आप यकीन करें, जो हमने बुक्स में पढ़ा है कि एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की उम्र में जब हम मुन्ने होते हैं, तो उस वक़्त हमारी जो दिल वाली जो शरियानें हैं ना, उनके अंदर एक फाइब्रस लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। फ़र्ज़ करिए उसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, इसके अंदर वाली लेयर पे ना जो हमारी माएँ फिर बाद में हमें चूरियाँ और पंजीरियाँ और एक देसी घी और इस तरह की चीज़ें हमें खिलाती रहती हैं। फिर आस्ता आस्ता वो 2 साल की बजाय यानी समझ लें कि 20 साल की उम्र में एक प्रॉपर एक फाइब्रस प्लैक बन जाता है। प्लैक का मतलब है एक फाइब्रस लेयर कह लें, एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, एथीरोमा कहते हैं उसी को, और उसी को एक चिकनाई की लेयर कह लें आम लैंग्वेज में आप उसको, या कोलेस्ट्रॉल की लेयर कह लें आप, ठीक है। 20 साल में ये शुरू होती है और 20 में अगर हम 20 साल और ऐड करें, और जो हमारा लाइफस्टाइल है सुबह से लेकर रात तक, सुबह देखें हमारा अपना आम हर आदमी देख ले, सुबह नाश्ते देखें हमारे क्या हो रहे हैं। सुबह देख लें जो अंडे फ्राई हैं, आमलेट हैं, पराठे हैं, ये सिरी पाए है, मगज़ है, कलेजी है, ये सारी दे ऑल आर रिच विद सैचुरेटेड फैट्स। दोपहर को खाने देखिए हमारे घरों में भी देखिए आप, आलू कीमा बना हुआ है या गोश्त बना हुआ है, उसमें भी आपका ऑयल घी इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑफिसेज़ के अंदर देखें ये पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और जंक फूड जितने भी हैं, इनमें देखें सारे सैचुरेटेड फैट्स और ये सारी।
घरों में देखें या ऑफिस में या उसके बाद घरों में आप फैमिलीज़ के साथ जब रात को निकलते हैं, कोई फ़लाँ कढ़ाई पे आ जाएं या फ़लाँ शिनवारी पे आ जाएं, उसमें देखें तो ये आपके स्पेशली आजकल ये पॉपुलर हुआ है शिनवारी। ये क्या करते हैं, ये आपके दुम्बे की जो चर्बी होती है ना, वो सारी उसी के अंदर वो खाने आपके बन रहे होते हैं। यकीन करें कि आप घरों में देखें जिस तरह हमारी ख़वातीन किचन में बनाती हैं, चूल्हे के पीछे अगर गौर करें दीवार के ऊपर, तो सारा आपका ऑयल और घी आपका जमा होता है। अगर एग्जॉस्ट फ़ैन या आप सीलिंग फ़ैन देखें तो काला स्या हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह? ऐसे अब आप किसी कढ़ाई वाली दुकान पे चले जाएं, उसको कढ़ाई को आप 10 मिनट के लिए वैसे रख के देखें, आप हर चीज़ जमती है कि नहीं जमती? जम जाता यानी जब आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें जम रही हैं, तो जब हम खाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो अंदर जाके नहीं जमेगी? जो भी चीज़ हम खाएंगे एब्जॉर्ब होकर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाके अल्टीमेट वो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर पे, वो मैंने बताया 20 ईयर से अगर शुरू होता है तो उसमें आस्ता आस्ता ये लेयर बिल्कुल बनते सही, बनते बिल्कुल बनते सही। डॉक्टर साहब, उसको डॉक्टर बन राजा गया। वेरिस साहब, बहुत शुक्रिया। और अपने दिल के हवाले और दर्द दिल के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ बड़ी अहम और मुफीद मालूमात शेयर किए हैं कि अपने खाने पीने का ख्याल जो है वो आप रखें, और इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मानूर की एक्सरसाइज। बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी और वर्क ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, डेस्क बिहाइंड द डेस्क, ये सारे काम हैं जिसने हमें इनएक्टिव कर दिया है फिजिकली कहीं ना कहीं, और हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल जनाब, सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस हवाले से डॉक्टर साहब ने हमें बताया भी कि जो हमारी डाइट है, जो हमारे आउटिंग प्लान्स होते हैं, उसमें भी यही होता है कि हमने ये खाना है वो खाना है, तो हमने बेसिकली इसका जो है ना बहुत ख्याल रखना है। अब हमारे पास एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट बेसिकली जो है वो अभी एक एक्टिविटी हुई सैटरडे को, और बिल्कुल। एक करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम के तौर पर एक रनिंग क्लब की जानिब से इसका इनेकाद किया गया था। वो रिपोर्ट देखते हैं। सीडीए, नैब और निजी तंजीमों के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में हाफ मैराथन रेस 2023 का इनकाद किया गया। ये मुनफरिद तकरीब बदउदवानी के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए वक्त थी, जिसमें न सिर्फ तफरीह को रोशन ख्याली के साथ जोड़ा गया, बल्कि सेहतमंद सरगर्मी को फिरोग देने पर जोर दिया गया। हाफ मैराथन रेस F9 पार्क से शुरू हुई, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान, खवातीन और बच्चों समेत 300 अफराद ने शिरकत की, जिनका मकसद जिस्मानी तंदुरुस्ती और समाजी जिम्मेदारी को फरोग देने के लिए मुश्तरका मकसद को तकवीत देना था। इस रेस में मुतादिद गैर मुल्कियों ने भी इस दौड़ में शामिल होकर करप्शन के खात्मे का पैगाम आम किया। शुरका ने तकरीबन 22 किलोमीटर का फासला तय किया। इंतजामिया का कहना था कि इस रेस का मकसद अवाम में इस बात की आगाही पैदा करना था कि करप्शन मुआशरे का नासूर है, जिसके खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है, जिसमें हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो गई, अब कैसे बर्दाश्त करना है, हार को कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे हमने जो वो मेरिट को देखना है। तो ये सारी चीज़ें एक कम्बिनेशन सा है। पूरी दुनिया में मैराथन भी होती है, तो ये इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद दिस इज़ फर्स्ट टाइम। Our run was for a cause against corruption and to evoke the awareness in youngsters for healthy Pakistan. So it was a message that we need strong Pakistan that is physically and mentally healthy. इस रनिंग का मकसद ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए, और हमारा इस रनिंग का मोटो है कि जी आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो है रन अगेंस्ट द करप्शन। फुल मैराथन होती है 42.2 किलोमीटर्स और हाफ मैराथन की डिस्टेंस है 21.1 किलोमीटर्स। तो ये एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन होता है। जो लोग मैराथन भागना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन समझा जाता है। जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सिर्फ ये रेस नहीं है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, इसमें ये कि कौन सुबह उठा है, अपनी फैमिली को साथ लेके आया है, फैमिली इंकरेज कर रही है। हर चेक पॉइंट पे आप देख रहे थे इस्लामाबाद की पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खड़ी हुई थी, जो नॉर्मल ट्रैफिक थी वो गाड़ियां रुक के हम लोग को अप्रिशिएट कर रहे थे। इस रेस के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि ये एक मुस्बत सरगर्मी थी। इस तरह के इवेंट्स मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। आम शहरियों ने भी इंतजामिया के इस शानदार को खूब सराहा। इस सेहतमंद सरगर्मी के इनेकाद का मकसद न सिर्फ खुद को तवाना रखना है, बल्कि आवाम में ये शऊर उजागर करना है कि करप्शन के खिलाफ लड़कर मुल्क की तामीर में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के लिए हसन फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
जी जनाब, रन अगेंस्ट करप्शन हसन फारूक की आप रिपोर्ट देख रहे थे और एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हाफ मैराथन जिसके बारे में हमने आपको फ्राइडे को भी आगाह किया था और इसमें 400 से ज़ायद अफराद शामिल थे। ये इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हमारे माशरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है और एक पाकिस्तान का जो सॉफ्टर इमेज होता है ना, उसको भी क्रिएट करने के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। अब अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से रिजवान बात करें तो बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। क्रिकेट हम सबका जो है पसंदीदा खेल है और दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का तरबियती कैंप पिंटी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। 4 रोज़ तक जारी रहने वाले इस कैंप में जो है वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की मशकें की जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएगी। और अगर बात करें दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो कौमी टीम 30 नवंबर को लाहौर रवाना हो रही है। अच्छा जी, हाँ, इसी पर बात करेंगे। आमिर बिलाल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बिलाल साहब, आप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, आप इंटरनेशनल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिफाइड कोच भी हैं, अपने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर एमफिल भी कर रखा है, तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे दौरे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के आफ्टर शॉक्स हमने देखे, कप्तान तब्दील, कुछ स्क्वाड में तब्दीलियाँ, फिर वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ही ऑस्ट्रेलिया टूर करना, जो कि हमेशा से माजी में हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस वहाँ पर खेलना मुश्किल रहा है। कैसे देखने हैं टीम सिलेक्शन को और हमारी तैयारी को? जी रिजवान, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली आफ्टर शॉक्स तो हैं वर्ल्ड कप के बाद के, और ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा एक मुश्किल टूर होता है। आपने पहले टीम सिलेक्शन की बात की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी बेस्ट पॉसिबल आपके पास टैलेंट अवेलेबल था, उसमें से एक बैलेंस टीम को सिलेक्ट किया गया है जो एक्सपीरियंस और यूथ पर मुश्तमिल है। इसमें चंद नए चेहरे आप देखेंगे, कुछ टेस्ट कैप्स हैं नई जो मिलें शायद, और दौरा यकीनन बहुत मुश्किल। अगर आप इसके माजी में जाएं तो 1995 के बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। ये एक मनफी ख़बर है। और इसके साथ अगर हम ओवरऑल देखें तो 69 टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन आज तक हुए हैं, और इन 69 टेस्ट में से 35 टेस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 15 टेस्ट मैच जीता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैचेस की तादाद देखी जाए तो वो 34 है, और उसमें से पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। तो ये कोई अच्छी ओमन या अच्छी खबर तो नहीं है। और 1995 के बाद से, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत मुश्किल दौरे रहे पाकिस्तान के लिए। तो अब नई टीम, नया कप्तान, शान मसूद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, और ये मेक एंड ब्रेक होगा बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल। तो इस लिहाज से एक मुश्किल चीज़ है। पर्थ में पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट खेलना है। अच्छी खबर उसमें यह है कि पर्थ की विकेट, जो वाक़ा की एक मशहूर विकेट कहलाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंस होता है, ये वो विकेट नहीं है। ये एक नया स्टेडियम है, ये 2018 में बना, ऑप्टस स्टेडियम के नाम से। ये बेसिकली एक रग्बी और फुटबॉल का स्टेडियम है जहाँ पर ये मैच होगा, मल्टी स्पोर्ट्स के लिए। जी बिल्कुल। तो इसकी विकेट उतनी तेज़ और उतनी बाउंसी तो नहीं है जितनी वाक़ा की थी। ताहम ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि होम एडवांटेज है, तो उम्मीद तो यही है कि ये फिर भी एक तेज़ और शार्प बाउंसी विकेट होगी। सही। वाक़ा का मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़, एक बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि वाक़ा की विकेट इसलिए तेज़ थी कि उसके लिए ख़ास तरह की मिट्टी इस्तेमाल होती थी जो वहाँ के एक रिवर बेड से निकलती थी। वो रिवर बेड लकीली सूख गया है। अच्छा। तो वो मिट्टी अब वहाँ से नहीं निकलती, और इसलिए ये विकेट अब उतनी बाउंसी नहीं है। सही। ताहम क्योंकि सही। अच्छा, अगर जो है अभी बात करें हम करंट सिचुएशन के हवाले से, तो बेसिकली अब जो है वो जो मैच खेला जाएगा 14 दिसंबर को। अच्छा, तो इससे पहले अपने नाज़रीन के साथ जो कुछ मोमेंट्स हैं वो शेयर करें कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान कैंप का दौरा किया और प्लेयर्स से उन्होंने मुलाकात भी की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर कोचिंग हैं और मोहम्मद हफीज़, साबिक कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी,
हाई कमिश्नर की जानिब से अब ये जो विजिट है पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया, उससे कबल न सिर्फ ये क्रिकेट के टाइज होंगे बल्कि ये बायलैटरल टाइज के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने क्रिकेट भी खेली हमारे प्लेयर्स के साथ। एक और पॉजिटिव जेस्चर है जिसको आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव जेस्चर भी है। और जिस तरह रिजवान ने बात की क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से, तो आमिर बिलाल साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी अभी करंट सिचुएशन में जब हमारा कैप्टन भी चेंज हुआ है, आपने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद जो आफ्टर शॉक्स है वो भी हम फेस करें, कितनी ज़रूरी है टीम का मोराल बुलंद करने के लिए अभी? जी बिल्कुल, देखिए स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट इमेज कैरी करता है हमेशा। इसके अलावा ये बहुत सारी और चीज़ों के अंदर भी मुआवन साबित होता है। तमाम जो हमारी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसकी क्रॉस कटिंग के अंदर भी स्पोर्ट्स इस्तेमाल होती है। ऐसा ही है। तो पीस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, इमेज को बेहतर करने के लिए, और जैसे अभी आपने कहा कि ममालिक के माबैन अच्छे ताल्लुकात के क़याम के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि ये जो हमारा टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का, इसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे मज़ीद, और क्रिकेट जो है एक ब्रिज के तौर पर सामने आएगा बिटवीन द टू नेशंस, बिटवीन द टू कल्चर्स। तो ये तो इसका एक बहुत मुस्बत पहलू है जो आपने जो पूछा मुझसे। एक चीज़ का जो मैं आपको बात कर रहा था, जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो हमारे बॉलर्स को मदद करेगी, वहाँ पे एक फैक्टर है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, जहाँ हम पहला मैच खेल रहे हैं, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन या फर्मेंटिंग डॉक्टर। ये फर्मेंटिंग डॉक्टर एक विंड है जो वहाँ पर ख़ास चलती है, जिससे कि गेंद को स्विंग होने में बड़ी मदद मिलती है। तो शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर्स जो हैं, उम्मीद की जा सकती है कि वो इस विंड का फ़ायदा उठाएंगे और ये फैक्टर हमारे हक में जा सकता है। तो हम बैटिंग जो है वो बहुत ही इसमें वाइटल किरदार अदा करेगी, ख़ास तौर पे हमारे ओपनर्स और हमारे जो नए लड़के जो जा रहे हैं वो, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो अमर बिलाल साहब, जिस तरह के विकेट्स पर पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली इंडिया में, क्योंकि हाई स्कोरिंग, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी अच्छे खासे रन्स उन्होंने कंसीड किए, दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक साउथ अफ्रीका का, उनके खिलाफ न्यूजीलैंड, इंडिया के खुद अपने बॉलर्स के खिलाफ बड़े रन्स बने। तो इस तरह के विकेट पर खेलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा हमारे प्लेयर्स के लिए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी वर्ल्ड कप में लेटर ऑन रिवर्स स्विंग, इन स्विंग और बॉल को पेस मिलना काफ़ी हद तक कम हो गया, क्रिटिसाइज भी हुए, तो उनके साथ कुछ नए बॉलर्स भी जा रहे हैं, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पर डेब्यू करना कितना बड़ा ड्रीम हो सकता है? जी, ये बॉलर्स के लिए तो बहुत बड़ा ड्रीम है, और मैं समझता हूँ कि उनको एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी हासिल हो सकती है। शाहीन शाह अफरीदी लकीली या अनलकीली इनफैक्ट थोड़ा इंजर्ड भी थे वर्ल्ड कप के अंदर, और वहाँ की विकेटों की वजह से भी एक डिसएडवांटेज था। तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके लिए भी ये कमबैक होगा, और जो पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर्स जो उनके साथ जा रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और उम्मीद करें कि एक बेहतर सूरत हाल के साथ टीम वापस आए। लेकिन जो रिकॉर्ड है उसको सामने देखते हुए, रिकॉर्ड तो ब्रेक होने के लिए जी हाँ, वो रिकॉर्ड तो ब्रेक होने के लिए सही, हम कोशिश करें कि बेहतर हो। सही, जो अभी आपने करंट परफॉर्मेंस देखी जो रीसेंट पास्ट में थी पाकिस्तान की, अब आप विकेट के हवाले से बात करें तो हमारी बैटिंग पर कितना इसका असर होगा? जी बिल्कुल, देखिए बैटिंग का तो मैंने आपसे कहा, और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरों के ऊपर या कहीं पर भी, जैसे अभी आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेला, तो उसको हम एक फैक्टर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में वो कहलाता है, उसको हम कहते हैं काम इंटेंसिटी, कि जो प्लेयर्स काम इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, इंटेंस फ्रॉम द बॉडी बट काम फ्रॉम द ब्रेन, तो वो जो अप्लाई करते हैं उस काम इंटेंसिटी के फैक्टर को, वो ऐसे मौक़ों के ऊपर जहाँ पर के चैलेंजेस हाई होते हैं, वहाँ पर वो अपनी टेक्निक के अलावा अपनी मेंटल फिटनेस के साथ जो है वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर तैयार होके जाए। बाउंसर्स बहुत उनको फेस करने होंगे, शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत होंगी, तो ये तैयारियाँ आई एम श्योर एक प्रोफेशनल साइड है और प्रोफेशनल्स हैं और वो उस तैयारी के साथ जाएंगे।
तो हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट के और कहते पाकिस्तान हैं ना गेम ऑफ नर्व्स है, तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है, यू विल कंट्रोल द मैच एज और वेल। ऑस्ट्रेलियंस तो इस बारे में वर्ल्ड कप में भी साबित किया, इससे पहले भी साबित कर चुके हैं, बहुत सारे हारे हुए मैच जीते और वर्ल्ड कप के ना सिर्फ फाइनल बल्कि उससे कबल ग्रुप मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया। अब ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं कि बहुत सारे करियर्स बनते भी हैं, बहुत सारे करियर्स जो हैं वो स्टेक पे भी आ जाते हैं, ख़ासतौर पर बैटर्स के। सैयद अजमल का टीम में आना, फिर उमर गुल का आना, दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज़ का बैटिंग कोच के तौर पर और बतौर हेड कोच और डायरेक्टर आना, शान मसूद को कप्तान लेके आना, अग्रेसिव प्लेयर हैं, काउंटी में काफ़ी क्रिकेट खेली उन्होंने, इंग्लैंड में और ओवरसीज़ क्रिकेट अच्छी खेली, उनका कप्तान बनना, उनका लीडरशिप किस तरह से देख रहे हैं, पीसीबी के इस फैसले को कैसे देखता है? देखिए ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। पाकिस्तान का कप्तान इस लम्हे पे और इस टूर से पहले, हाँ जी, तो शान मसूद ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने लिया है एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अभी जो साइड मैच हुआ है उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने खुद यहाँ पर एक 100 रन स्कोर किए। तो जो पहला पाकिस्तान अपना 4 रोज़ा मैच खेलेगा ओवल ब्रिस्बेन में, वो काफ़ी हद तक हमें ये चीज़ वाज़े कर देगा कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको एग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही खेलना होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि शान मसूद एक देखिए क्रिकेटिंग एबिलिटी जो है एज अ बैटर के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कप्तान के लिए है वो गेम अवेयरनेस है। बिल्कुल। और शान मसूद की गेम अवेयरनेस के बारे में देयर आर गुड ओमेंस, अच्छी गेम अवेयरनेस है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो वी होप कि वो टीम के अंदर एक बेहतर चलिए जी, इसी बात पे आमिर साहब बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट अपनी टीम से भी और आपसे भी कि कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।